वो क्या हो सकता है? क्या ऐसे चुनाव के परिवेश में नक्सलवाद भी हावी है, राजनेता भी हावी है, सब चीज़ हावी है, सबको मैं और मैं। एक बार मैंने कह दिया था कि नक्सलियों ने फरमान जारी किया था कि उंगलियां काट लेते हैं, तो हालांकि सेंट्रल कमेटी ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया नक्सलियों की कि उंगलियां कब काटेगी। हिड़मा के गांव में हैंडपंप जब खोदा जा सकता है, जहां जाना पुलिस के लिए बहुत असंभव जैसा है, तो आप बस्तर के किसी भी क्षेत्र में जाके हैंडपंप खोद सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि चुनाव का माहौल एक मड़ी या मेले जैसा आयोजन हो जाता है, जिसमें भीड़ इकट्ठा होना चाहती है, उस पूरे माहौल को समझना चाहती है, देखना चाहती है, उस माहौल का हिस्सा बनना चाहती है। मैंने खुद देखा था जब लोकसभा चुनाव के दौरान भीमा मंडावी की हत्या हुई थी, तो नीलावया जो गाँव है दंतेवाड़ा में, नीलावया गांव में जहां पे दूरदर्शन के कैमरामैन की हत्या हुई थी गोली मारकर, वहां के पोलिंग बूथ में 1 वोट पड़ा था। देखिए, हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, और अगर इस खूबसूरत देश में छत्तीसगढ़ अगर आप आएँ तो छत्तीसगढ़ में हरियाली, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज का एक खुशनुमा और मखमली अस्तर है, लेकिन एक छोटा सा नस्तर है नक्सलवाद। इसी नक्सलवाद पे और यहाँ के आदिवासियों पे लगातार बात करते हुए एक पत्रकार हैं विकास तिवारी जी मेरे साथ में, वो मेरे साथ बैठे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि एक भाई जैसे व्यक्ति हैं और लगातार आदिवासियों की, ग्रामीणों की समस्याओं को बस्तर से उठाते हैं। इनके चैनल का नाम बस्तर टॉकीज है, आप सभी जानते हैं। और इनसे आज बात करेंगे चुनाव के विषय में, क्योंकि भानु प्रतापपुर के चुनाव भी चल रहे हैं, साथ साथ आदिवासियों की भी बातें सुन के आए हैं, देख के आए हैं, हम भी किए हैं, तो आज इनसे रूबरू होंगे। विकास भाई, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और धन्यवाद शशि भी आपका। और सबसे पहले भाई ये बताएंगे कैसे हैं आप? तबीयत थोड़ी सी नासाज है उर्दू में अगर बोला जाए तो, और आवाज़ लोगों को लग रहा होगा कि मैं मोटा करके बोल रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि तबीयत थोड़ी सी खराब है। अभी हमारे एक बहुत चहेते हमारे, इसलिए ये भाई साहब, उन्होंने ये दवाइयाँ ला कर दी स्टेप्सिल्स और विक्स दोनों। ये चाहने वालों की तरफ से है कि आप अपना ख्याल रखें, तो अच्छा, दवाइयाँ सामने हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या हालात है। देखिए, जनता तो आपको देखती है विकास भाई, जब आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, गांव-गांव, जंगल-जंगल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ से उनकी आवाज़ उठाते हैं, तो आज जब चुनाव के परिवेश में आए हैं, तो ये चुनावी परिवेश और प्लस जनता, ये दोनों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा बनाए होंगे। तो जनता का जो कुछ राय आई होगी, व्यू आया होगा, कुछ उनसे बात हुई होगी नक्सलवाद के विषय में, कुछ उनसे बात हुई होगी राजनीतिक जो है सत्ताधारी तंत्र है उस विषय में, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिना तो आदिवासी भी नहीं जी सकता, न कोई तंत्र जी पाएगा। यहाँ हिंदुस्तान की संविधान के मुताबिक सबसे बड़ा तंत्र एक राजनीति ही है, राजनेता ही सबसे ऊपर रहता है। तो जो आपका विचार आया होगा, क्या आया है वो? देखिए, बहुत लंबे सवाल का बहुत छोटा सा जवाब है कि जो मैंने देखा वो मैंने दिखाया है, और जो आप जानना चाह रहे हैं उस सब का जवाब बस्तर टॉकीज में। सभी चीज़ों में बहुत विधिवत, क्योंकि मैंने हर एंगल से तो नहीं, लेकिन कोशिश किया है कि बहुत सारे पहलुओं को छूं। और मैंने कोशिश किया, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की कि मैं नेताओं से बातचीत करूं। मुझे पता है नेता क्या बोलेंगे, बिल्कुल, वो अपना पक्ष, मैं देख रहा हूं कि नेता क्या बोल रहे हैं। मैं सुनना चाहता था कि आखिरी आदमी क्या बोल रहा है। और मुझे जो समझ में आया कि जो सर्व आदिवासी समाज ने जो अपना जो कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उस वजह से जो आखिरी आदमी है वो बहुत कुछ बोल नहीं रहा है। अगर वो कांग्रेस का है तो भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, भाजपा का है तो भी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पार्टियों से सर्वोपरि है उसके लिए समाज, और उसके लिए एक धर्म संकट है। अंदर जाके बटन किसका दबा रहा है वही जानता है, और उसके अलावा उसके घर पे भी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो इतना फंसा हुआ है। मुझे जो मतलब असमंजस में है, एक सोचना चाहिए। एक तो वैसे ही जो आदिवासी वर्ग है थोड़ा बहुत सीधा होता है, बहुत मतलब ज़्यादा शब्दों में अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर पाता है। ऊपर से कोई हमारे आपके जैसे पत्रकार चले जाएं तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब इनको कैसे झेलें। हाँ, हालांकि मैं ये कोशिश करता हूँ अपनी हर रिपोर्टिंग में कि पहले मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको बहुत सहज कर लूँ, और मुझे पता अगर वो असहज होगा तो जवाब भी सारे असहज होंगे, तो सबसे पहले उसको सहज कर लूँ, उसके साथ घुल मिल जाऊँ, और फिर बातों ही बातों में कुछ बातें निकल जाएँ। तो कुछ 2-4 बातें लोग बस्तर टॉकीज़ को, तो हम भी कहेंगे कि हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बस्तर टॉकीज़ को भी जो नहीं किए हैं वो कर लें जल्दी से, क्योंकि विकास भैया की जो रिपोर्टिंग है वो
आपको ज़रूर लुभाएगी। और कुछ पूरी बात ना बताएं, आपका वीडियो लोग देखें, मैं चाहता हूँ कि आपके वीडियो पहले देखें, लेकिन कुछ जो मोटा मोटी बात है, ग्रामीणों के पास गए, सपोज़ किसी भी गाँव का नाम मत लीजिए, लेकिन वहाँ पर क्या बोलते हैं, खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। मैंने बताया कि जो ग्रामीण हैं वो खामोश थे, वजह भी बता दी मैंने। ये तो मेरा स्वार्थ था कि मैंने कहा कि आपके सारे सवालों के जवाब बस्तर टॉकीज़ के वीडियो में स्वार्थी हूँ कि लोग आप जो दर्शक हैं वो मेरे बस्तर टॉकीज़ में आए, देखें, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। लेकिन ये मैंने बताया आपको कि खामोश हैं। खामोश इसलिए हैं क्योंकि समाज का कैंडिडेट खड़ा है, समाज सर्वोपरि है, भाजपा से कांग्रेस से सर्वोपरि। अच्छा, जैसे राजनीतिक विषय को छोड़ देते हैं, नक्सलवाद बस्तर की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और शायद लंबे समय तक रहेगी। अभी जब चुनावी परिवेश चल रहा है तो ये नक्सलवाद जैसे विषय पे जब अपन बात करते हैं तो क्या एक जो कंस्ट्रक्टिव जवाब है या कंस्ट्रक्टिव आंसर है उसका, वो क्या हो सकता है? क्या ऐसे चुनाव के परिवेश में नक्सलवाद भी हावी है, राजनेता भी हावी है, सब चीज़ हावी है, सबको मैं और मैं, तो उस जगह पे एक जनता, भोली भाली जनता, वो कहाँ खड़ी है? भोली भाली जनता कटघरे में खड़ी। भोली भाली जनता हर तरफ से फंसी हुई है। वो फंसी हुई है पार्टियों के बीच में, जैसे मैंने बताया धर्म संकट, वो फंसी हुई है पुलिस बंदूक के बीच में, दोनों तरफ 47, वो बीच में फंसी हुई है। बिल्कुल। उसको पता है कि दोनों के निशाने पे उसका मूवमेंट करना ही उसके जान के लिए खतरनाक है। और चुनाव नहीं, किसी भी समय में, हर समय चुनाव में मूवमेंट बढ़ जाता है। और एक बार मैंने कह दिया था कि नक्सलियों ने फरमान जारी किया था कि उंगलियां काट लेते हैं, तो हालांकि सेंट्रल कमेटी ने इसी पर ऑब्जेक्शन जताया नक्सलियों की कि उंगलियां कब काटी गई। फिर मैंने भी जब ध्यान दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में नक्सलियों ने उंगलियां नहीं काटी हैं कभी वोट देने पर। संगठन ने मुझसे ये भी सवाल किया कि अगर हम चुनाव का बहिष्कार इस तरह से करेंगे तो 40% भी अगर वोटिंग होता है तो कैसे हो जाता है। ये बात भी अलग है कि बड़ी मात्रा में फोर्स की तैनाती होती है चुनाव संपन्न कराने के लिए, लेकिन ये है कि जनता वो कटघरे में ही है, हर जगह मझधार में है, निशाने पे है, सभी के निशाने पे, भाजपा के निशाने पे, कांग्रेस के निशाने पे, बंदूक के निशाने पे, अधिकारियों के निशाने पे, योजनाओं के निशाने पे। अब आप बोलेंगे योजनाओं के निशाने पे कैसे होगा, तो दरअसल योजना एक छल है उनके लिए, और उसके निशाने पे जनता है। आपको लगता है कि उनके स्वार्थ के लिए, उनके लाभ के लिए योजनाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए। वैसे मेरी भी व्यक्तिगत वही राय है जो आप सोचते हैं कि योजनाएं दरअसल मतलब एक समझ लीजिए कि एक बैनर है, एक पोस्टर है, एक अखबार में छपा हुआ विज्ञापन है या चैनल में दिखाया हुआ विज्ञापन है, लेकिन असल जो जनता है जो निचले पायदान पे है वहाँ तक कुछ पहुँचता नहीं है। इसी चीज़ की मैं भी तलाश में रहता हूँ, जैसे आप खोजते हैं मैं भी खोजता हूँ। तो ये जो अभी जो स्थितियों को देख के आए हैं चुनाव में, जैसे नक्सलवाद हर जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करता है, नक्सलवाद की ओर से ये भी बातें आती हैं कि मतलब आप चुनावी समीकरण का हिस्सा न बने, लेकिन फिर भी ग्रामीण हिस्सा बनना चाहते हैं, बनते हैं। अब वो मजबूरी है कि वो खुशी से जाते हैं कि उनको लगता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें जाना है, एक वोट करना है जिसको पसंद करते हैं, एक नीली स्याही लगा के आनी है। और हमारे आपके जैसे मीडिया वाले अगर पहुंच जाए तो उनको ऐसे करके हम लोग बोलते भी हैं कि दिखाइए कहाँ लगाए हैं आप, चुनाव डाल दिए हैं क्या वोट। तो क्या एक सामान्य प्रक्रिया है? क्या आप कोई रुचि जैसी चीज़ नहीं है वोटर या मतदाता में? क्या कोई दबाव है? इन सारे विषयों का आंसर चीज़ें लंबा सवाल हो जा रहा है। चीज़ें बदली हैं। हाँ, आप कंफ्यूज कर देते हैं सवाल में। जी जी। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? जी। चीज़ें बदली हैं जी। मैं बीती रात जो है एक ऐसे पोलिंग बूथ में जाकर मैंने रात बिताई जिस इलाके में बीते दिनों नक्सलियों ने घटना की थी, और मुझे लगा कि उस इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम होगा, मुझे लगा कि उस इलाके में लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, डरे सहमे होंगे। मुझे याद आया न्यूटन की वो फिल्म का किस्सा जिसमें बस्तर के क्षेत्र में होने वाले चुनाव को दर्शाया गया था किसी माध्यम से, कैसे यहाँ के चुनाव होते हैं, कैसे सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, और कैसे दूसरे के नाम पे वोटिंग करवा दी जाती है महज इसलिए कि 0 पर ना हो परसेंटेज वोटिंग का, 2 या 4 हो। मैंने खुद देखा था जब लोकसभा चुनाव के दौरान भीमा मंडावी की हत्या हुई थी, तो नीलावया जो गांव है दंतेवाड़ा में, नीलावया गांव में जहां पे दूरदर्शन के कैमरामैन की हत्या हुई थी गोली मारकर,
वहाँ के पोलिंग बूथ में 1 वोट पड़ा था, और वो 1 वोट इसलिए पड़ा था कि दोबारा चुनाव ना करना पड़े। तो उस 1 वोट को वहाँ के किसी ग्रामीण या सरपंच को बुलाकर करवाया गया था, ठीक न्यूटन फिल्म की तरह। और यही सोच लेकर मैं भी कल रात से ही सबसे जो संवेदनशील पोलिंग बूथ है वहाँ पे गया हुआ था। रात मैंने वहाँ बिताई। सुबह नज़ारा उलट था। नज़ारा ये था कि कड़कती ठंड में लगभग सुबह 6:30 बजे कैंपस में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लंबी कतार थी, महिलाओं की और पुरुषों की, बुजुर्गों की और युवाओं की, वोट देने के लिए। मुझे लगता है इतनी बड़ी संख्या में दबाव तो नहीं ला सकते आप। और उत्साह था वोट देने के प्रति। और मैंने उनसे बातचीत भी की। बातचीत में एक अजीब सी फीलिंग थी उनके अंदर, मतलब वो चाहते हैं कि वोट दें। उनके अंदर नाराज़गी नहीं, दुख है इस बात का कि वो नेता जो वोट मांगने आते हैं जीत जाने के बाद नज़र नहीं आते हैं। इस बात का दुख था उनको। और उनको दुख था कि उनके क्षेत्र में कई चीज़ें हैं जिनकी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नेता नहीं आते। और वो उसी ईमानदारी से उस कड़कती ठंड में उन नेताओं को सिरमौर चुनने के लिए कतार में थे। जनता तो ईमानदार है, जैसे जो बातें समझ में आ रही हैं कि वो दबाव में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं या तो एक ऐसी समझ लीजिए कि गाँव में जैसे कभी कभी मड़ई मेला लग जाता है, तो जनरली होता है कि खासकर गांव में तो 6-7 बजे लोग सो जाते हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तो 5 बजे लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि चुनाव का माहौल एक मड़ई या मेले जैसा आयोजन हो जाता है जिसमें भीड़ इकट्ठा होना चाहती है, उस पूरे माहौल को समझना चाहती है, देखना चाहती है, उस माहौल का हिस्सा बनना चाहती है। क्या ये भी एक वजह है कि जाने अनजाने में भले कोई भी नेता खड़ा हो, कोई भी पार्टी खड़ी हो, वो जानते हैं कि कोई भी नेता हमारे पास अब वोट देंगे वो आएगा नहीं, जो हमारी समस्या है वहीं जस की तरह धरी की धरी रह जाएंगी। इन चीज़ों को जानने के बाद भी घर से अपने काम धाम को छोड़ के, जैसा आप बता रहे हैं कि, और हम भी देखें कई जगह पे, तो पहुंच तो रहे हैं। बिल्कुल पहुंच रहे। शहरी लोगों से ज़्यादा उत्साह होता है ग्रामीणों में, मैंने देखा और बहुत बार देखा है मैंने कि शहरी लोगों से ज़्यादा उत्साह ग्रामीणों में होता है वोटिंग को लेकर। एक बार के लिए शहरी अपना काम नहीं छोड़ता, ग्रामीण अपना काम छोड़ के आ जाते हैं वोट देने। मैं विकास भाई वही चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा, जैसे मड़ई मेला, फिर एक शब्द लाऊंगा, जैसे मेला लग जाता है अचानक से, एक शांत गांव है, अचानक से संडे वहाँ मेला भरता है, तो सारे लोग वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या चुनाव भी इसी तरह से लिया जाता है? क्या चुनाव को भी इसी तरह से देखा जाता है कि एक मेला है और हमको जाना है और वहाँ बहुत सारी भीड़ मिलेगी, बहुत सारे लोगों के चेहरे देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से भी लोग उस चीज़ से अलग अलग परसेप्शन है सबके जी। आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हैं उस तरह के लोग भी होते हैं जो भीड़ से आकर्षित होकर वहाँ चले जाते हैं। वो लोग भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वोट क्यों दे रहे हैं, बस देना है। वो लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। और वो लोग भी होते हैं जो पर्टिकुलर समर्पित रहते हैं कि हमारा फलाना आदमी खड़ा हुआ है, जो कुछ जानकार होते हैं। वो लोग भी होते हैं जो उत्साहवश, जो आपने कहा कि सब लोग दे रहे हैं तो हम भी दे देते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के हैं और सभी प्रकार के लोग हैं उस वोटर में। इसमें उत्साहवश भी आ रहे हैं, जिज्ञासावश भी आ रहे हैं, जागरूकतावश भी आ रहे हैं, अज्ञानतावश भी आ रहे हैं, सभी। विकास भाई से मतलब ऐसा है कि वो भागते दौड़ते इंसान हैं और लगातार सफ़र करते रहते हैं, लोगों के फ़ोन भी उठाते हैं, और ये इनकी अच्छाई है, सबसे बड़ी कीमती चीज़ है इनके साथ, और हमारे साथ भी ये चीज़ जुड़ गई है। तो ये है कि वो सबको समय देते हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते भी हैं। अभी इनको जाना है नारायणपुर, और लेकिन ये है कि हमारे मित्र हैं और बहुत दिनों से फ़ोन में बात हो रही थी और बहुत दिनों के बाद हमसे मुलाकात हुई आमने सामने की। तो ये है कि अब मिल के जाइए, मतलब कल के रुक गए हमारे नाम से, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनकी तत्परता और इनको कहाँ पहुँचना है, कितना किलोमीटर अभी आगे जाएंगे ये। तो विकास भाई, एक अंतिम सवाल कर रहा हूँ। जब आप पत्रकारिता के प्रोफेशन में आए थे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते थे चूज़ करने के लिए, मतलब जनरली एक पत्रकार का या किसी भी व्यक्ति की मानसिकता किसी एक फेवर या दो फेवर को ज़्यादा सोचती है। कोई राजनीतिक फील्ड को, जैसे बड़े बड़े चैनल हैं वहाँ पर बंटवारा हो जाता है फील्ड का कि आप पॉलिटिकल देखेंगे, आप क्राइम देखेंगे। आपके पास तो न्यूट्रल ऑप्शन था। आपने बस्तर के आदिवासी, बस्तर की समस्याएं, बस्तर का नक्सलवाद, इन्हीं विषयों को जो चुनाव है वो चुनाव के पीछे कारण क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, जब मेरी उम्र 18 साल हुई, पहली बार जब मैं वोट देने गया तो मैं इतना मानसिक तौर पे कमज़ोर व्यक्ति था कि मैंने घर पे पूछा कि किसको वोट देना है। घर वालों ने बताया इस पार्टी को आपको वोट करना है। ठीक, मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगली चुनाव में मैंने फिर पूछा कि तो किसको वोट देना है, तो बोले इसको वोट देना है। अगली चुनाव में मैंने फिर सवाल पूछा किसको वोट देना है, सिर्फ। अब आप सोचिए कि मेरी राजनीतिक समझ कितनी कमज़ोर है। धीरे धीरे जब मेरी उम्र और बढ़ी, मैं थोड़ा सा धीरे से वयस्क हुआ, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा लंबे समय के बाद, क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ। घर वालों का प्यार दुलार मुझे हो सकता है कि परिपक्व होने नहीं दिया। जब बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ी, मैंने नेताओं को देखना समझना शुरू किया, तो मुझे लगा इनसे बड़ा झूठा आदमी, छलिया आदमी कोई है नहीं। तो इन लोगों के ऊपर से मुझे बहुत मतलब इंटरेस्ट नहीं था, नाराज़गी हो गई। पत्रकारिता में आए, बहुत इत्तेफाक से पत्रकारिता में। जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी पत्रकारिता करूँगा। पत्रकारिता में आया तो जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी खुद का एक यूट्यूब चैनल चलाऊँगा। यूट्यूब चैनल जब शुरू किया था तो जीवन में नहीं सोचा था कि लोग इतना प्यार देंगे, मतलब इतना प्यार कि मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, और मैं फिर भी आतुर हूँ कि और आ जाए, और मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो मैं सोचा नहीं था कभी। और ऐसे में जब मैंने काम शुरू किया तो धीरे धीरे जब मैं पत्रकारिता की, मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं है, मुझे ये पता चला कि जो चीज़ें आप देखते हैं उसको यथावत किसी को बताएं वास्तविकता के साथ। और जब मैंने बात शुरू की तो धीरे धीरे मैंने देखा कि बस्तर में नक्सलवाद पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, राजनीति पे पूरा देश लेता है। और अब आप सोचिए, मोदी के बयान के सामने जगदलपुर के विधायक के बयान की क्या क्या कीमत होगी। तो मैं उस छोटे से जगह से आता हूँ जहाँ के नेताओं को सिर्फ गिनती के लिए बनाया जाता है कि हमारे एक नेता हैं, और उसके बाद में तो उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। मोदी के बयान पे अगर जगदलपुर का विधायक काउंटर करेगा तो क्या, तो सारे चैनल में नेशनल मुद्दे क्या होते हैं, बड़े जो राजनीतिक होते हैं। तो बस्तर के कौन से मुद्दे हैं जो नेशनल तक जाते हैं? नक्सलवाद। नक्सलवाद में थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है, ब्लास्ट, गोलीबारी, हत्या, और थोड़ा सा उसमें एक अलग जोश है उसमें रिपोर्टिंग करने। छत्तीसगढ़ के बारे में ये चीज़ तो है, बाहर भी जैसे बात करेंगे तो लोग छत्तीसगढ़ को इसी विषय से जानते हैं, अरे आपके एरिया में तो नक्सली हैं, तो इस तरह की बातें होती। तो जब मैंने नक्सल पे रिपोर्टिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे जब मेरी समझ और बढ़ी तो मुझे दिखा कि नक्सलवाद के आड़ में आदिवासी बहुत तकलीफ में जी, और नक्सलियों की ही वजह से तकलीफ में ही नहीं कहूँगा मैं, नक्सलवाद के कारण की वजह से तकलीफ में। उनको रिलीफ दिया जा सकता है, नक्सलवाद जब ख़त्म करोगे। मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि नक्सलियों की ही वजह से आदिवासी तकलीफ में, नक्सलवाद जब ख़त्म होगी आपकी रणनीति से तब होगा। लेकिन नक्सलवाद के नाम पे भी आदिवासी बहुत ज़्यादा तकलीफ में, अलग अलग तरह से, चाहे उनको जेल में ठूस दें, उनकी गोली मारकर मुखबिर मतलब नक्सलियों के समर्थक बता के, या नक्सली दलम या उसके सदस्य बताकर उनकी गोली मार दी जाए मुठभेड़ में, या उन्हें जेलों में ठूस दिया जाए, या उनको बेसिक फैसिलिटीज़ ना दी जाए जो दी जा सकती है। हिडमा के गांव में हैंडपंप जब खोदा जा सकता है, जहां जाना पुलिस के लिए बहुत असंभव जैसा है, तो आप बस्तर के किसी भी क्षेत्र में जाकर हैंडपंप खोद सकते हैं, लेकिन आप नहीं खोदते। इच्छा शक्ति नहीं। और वो लोग झरिया का पानी पीते हैं, और आप एक हैंडपंप के रिपेयरिंग के नाम पे 55 लाख रुपए निकाल लेते हैं बिना उस हैंडपंप को हाथ लगाए। इसका मतलब कि नक्सलवाद के नाम पे सिर्फ गोली नहीं मारी जा रही है, कई तरह से मारा जा रहा है। गंदा पानी पिलाया जा रहा है, दवाइयों से दूर रखा जा रहा है, शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, जो चीज़ आप फैसिलिटी दे सकते हैं। तब मुझे लगा कि आदिवासियों के इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, और मुझे लगा कि जब तक आंकड़े बड़े नहीं होते तो मुद्दा नेशनल तक नहीं जाता, और छोटे आंकड़ों पे कौन बात करेगा। क्या 10 मरेंगे तो मौत है, एक की मौत नहीं है। तो उस एक आखिरी आदमी की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए, उसकी कहानी सुनाने के लिए, उसकी दुर्दशा की स्थिति बताने के लिए, तब मुझे लगा कि आदिवासियों पे रिपोर्टिंग करूं। पता नहीं कितना सफल हूं और कितना आगे तक जा पाऊंगा, लेकिन कोशिश यही है। मैं कोई बहुत भगत सिंह वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे मन की इच्छा है, मनसा थी, और ये अचानक से मतलब सडन नहीं हुआ, धीरे धीरे ऐसा आता गया। ये नहीं कि मैं शुरू से बहुत मेरे मन में था कि मैं आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ।
धीरे धीरे जब समझ बढ़ी तो समझ में आया। पत्रकारिता के पेशे में बहुत इत्तेफाक से हूँ और आने के बाद बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे ये समझ में आया कि पत्रकारिता एक बहुत बड़ी तपस्या है। लोगों की बहुत उम्मीद है, जब आपकी उम्मीद किसी से टूटती है तो दुख होता है। बिल्कुल। तो लोगों की उम्मीद जब पत्रकारिता से टूटती है तो उनको भी दुख होता है। अगर आप इस पेशे में हैं तो कम से कम लोग क्या कर रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं इससे तो आपको मतलब होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये विकास तिवारी जी से मुलाकात, और साफ तौर पर जैसे आप बड़े बड़े पत्रकारों को टीवी चैनलों में देखते होंगे जो दिल्ली में बैठ के बस्तर के बारे में वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कहते हैं, तो असल में ग्राउंड रिपोर्ट वो होती नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट ऐसे व्यक्तियों से समझ में आनी चाहिए जो वहाँ मौके पे जाते हैं, जगह पे जाते हैं, जिनकी जो समस्या है उनके आंसुओं के पीछे कारण क्या है, उस कारण की तह तक जाना, उन्हें तलाशना एक कर्तव्य मानकर चलते हैं। और यही एक पत्रकार का धर्म भी होता है। कोशिश हमारी भी ऐसी रहती है और मैं शुभकामना देना चाहूँगा, अगर कोई किसी से कोई फरियाद मांगे तो अपना आंचल फैला देता है। तो जाहिर सी बात है भगवान के पास तो हर किसी को आंचल फैलाना ही पड़ता है। तो जब पत्रकार इन जैसे हों और कोई सताया हुआ मजबूर आदमी हो तो वो अपना आंचल फैला के कहाँ आएगा, एक पत्रकार के पास। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि बड़े बड़े जो संस्थान हैं, बड़े बड़े लोग हैं बात करने वाले, वो बड़े बड़े नेता ही और बड़े बड़े लोगों को ही खोजते हैं, सेलिब्रिटीज़ को ही खोजते हैं, उन्हीं का इंटरव्यू दिखाते हैं। लेकिन हमारे भाई विकास भाई ऐसे हैं जो गांव के आखिरी छोर तक जाते हैं। कोई बीमार व्यक्ति, उसे खाना नहीं मिला, उसको भी दिखाएंगे, वहाँ के जल जंगल ज़मीन की समस्याओं को दिखाएंगे और उनको आप तक लेके आते हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि सबसे ऊपर आत्मस्वाभिमान जिंदा है। तो हमारे साथ विकास भाई हमारे को इंटरव्यू देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इंटरव्यू मत बोलिए, इंटरव्यू बड़े लोगों का लिया जाता है। मैं बहुत छोटा आदमी, हम लोगों ने एक बातचीत है बातचीत करके किसी मुद्दे को समझने की कोशिश की है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होना चाहता कि लोग मेरा इंटरव्यू लें। यही इनकी अच्छाई है, इसीलिए लोग इनको पसंद करते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी रहना चाहता हूँ ताकि हर आदमी मुझसे आराम से आकर मिले। बिल्कुल। मैं इतना बड़ा आदमी कभी नहीं होना चाहूँगा कि लोग मुझे दूर से देखें और सोचें कि काश मैं इससे मिल पाता। तो मैं उतना बड़ा आदमी रहना चाहूँगा कि लोग मुझे देखें और टपाक से आवाज़ लगा दें कि वही रुको, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ जी, हम उसका वेट करूँ। और आपकी हमारी बातचीत में मेरी तबीयत खराब है, खांसी की वजह से थोड़े से ऑडियो में प्रॉब्लम आया होगा, उसके लिए मैं आप सभी से नहीं विकास, धन्यवाद, है ना। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो अब तक बस्तर टाकीज देखे तो सबको ही होंगे, अगर सब्सक्राइब का बटन भूल गए होंगे तो उसको ज़रूर दबाइएगा। और साथ साथ आपके इस भाई का भी एक छोटा सा चैनल, उसको भी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम इसी तरह की आवाज़ें और इसी तरह की बातें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चैनल बस्तर टाकीज भी सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को भी करिएगा। तो ये जो बातें हैं उसके बारे में आपके कोई विचार हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, मंच आपका है, उन विचारों को इस कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। नेशन फर्स्ट AVK न्यूज़ के लिए मेरे साथी विकास भाई के साथ मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।